प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं दोज आर आर्टिकल नंबर 12.7, 12.8 एंड 12.9। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बेसिकली 2 पोर्शंस हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और इसके साथ साथ सेकंड पोर्शन है पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पोर्शन को हम बहुत ही डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा है, मैटर, एंटी मैटर, पेयर प्रोडक्शन, एनाहिलेशन ऑफ मैटर और इसी के साथ साथ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के रिस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और अब हमने स्टार्ट कर रखा है पार्टिकल फिजिक्स वाला पोर्शन जिसमें 2 मेजर आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स और इसके साथ साथ क्वार्क्स वाला आर्टिकल। ये जो आज का लेक्चर है जिसमें हमने हिग्स बोसन कंजर्वेशन लॉज और इसके साथ साथ द एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इन द यूनिवर्स, इन तीनों आर्टिकल्स को अच्छे से समझने के लिए आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए और इसके साथ साथ क्वार्क्स का भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। और आज का लेक्चर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ मॉडर्न कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि हिग्स बोसन। तो हिग्स बोसन बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। लेकिन इससे पहले हमने प्रीवियस आर्टिकल्स के कुछ कंसेप्ट्स रिकॉल करने हैं ताकि हम उसी वे में हिग्स बोसन को भी समझ सकें। देखो मैं आपको प्रॉपर्ली फ्लो चार्ट्स बनाकर समझाता रहा हूं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, तो आज हम उसी फ्लो चार्ट में आगे चलकर हिग्स बोसन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले कंसेप्ट जरा थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो हमने अभी तक कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ रखे हैं। क्वार्क्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। देखो फंडामेंटल पार्टिकल कोई है या नहीं है यह हमें कैसे पता चलेगा, जिस भी पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अभी तक हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े हैं उनमें हमने मेन पढ़े हैं क्वार्क्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फिर हमने लेप्टॉन्स के बारे में पढ़ा है। तो जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वार्क्स और लेप्टॉन्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फर्मियंस में आते हैं या बोसॉन्स में आते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स फर्मियंस है या फिर बोसॉन है? सर आपने कुछ बताया तो था फर्मियंस और बोसॉन्स क्या होते हैं। जी हाँ मैंने बता रखा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इसलिए मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा है कि अगर अभी तक आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स वाला जो आर्टिकल है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स बेसिकली इनकी स्पिन हाफ होती है। तो हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स कौन से होते हैं? फर्मियंस होते हैं, क्योंकि देखो क्वार्क्स के मिलने से प्रोटॉन्स बनते हैं, न्यूट्रॉन्स बनते हैं, तो ये क्या है? हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब कि क्वार्क्स क्या बन जाएंगे? फर्मियंस। और लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो है ही हाफ स्पिन वाला पार्टिकल, तो इसका मतलब कि लेप्टॉन्स भी बेसिकली क्या है? ये भी फर्मियंस है। तो इसका मतलब कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में ये जो दोनों आते हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स बेसिकली ये क्या है? फर्मियंस है। बेसिकली ये फर्मियंस है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। तो एक नया फ्लो चार्ट आज हम बनाएंगे इस तरीके से। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमने फर्मियंस देख लिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बोसॉन्स में भी कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल कहलाएं?
तो जी हां है, यहां पर जरा वो भी लिख लेते हैं, बोसॉन्स। देखो बोसॉन्स में भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की 2 कैटेगरीज आती हैं, जिस तरह यहां पर है ना क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, ये दोनों बेसिकली फर्मियान्स हैं और इसके साथ साथ फंडामेंटल हैं, ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसी तरीके से बोसॉन में भी फर्दर 2 कैटेगरीज ओपन होती हैं, गेज बोसॉन और इसके साथ साथ हिग्स बोसॉन। गेज बोसॉन्स और इसके साथ साथ हिग्स बोसॉन। यहां से फिर आपको समझ में आया कि हिग्स बोसॉन कौन सी कैटेगरी है। देखो यहां पर ये जो बोसॉन्स है इनको फर्दर कैटेगराइज हम किस तरीके से करेंगे, गेज बोसॉन्स और हिग्स बोसॉन। देखो वैसे तो बोसॉन्स में मीज़ॉन्स आते हैं जिनमें फर्दर पाइऑन्स क्यान्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो फर्मियान्स होते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बोसॉन्स होते हैं। तो फर्मियान्स में फंडामेंटल कौन कौन से हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, और बोसॉन्स में फंडामेंटल कौन कौन से हैं, गेज बोसॉन्स और इसके साथ साथ हिग्स बोसॉन्स। अब क्वार्क्स के हमने कुछ फ्लेवर्स पढ़ रखे हैं, वो क्वार्क्स के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो सारे के सारे फंडामेंटल हैं। हमने अब क्वार्क के बारे में पढ़ा है जो कि फर्स्ट जनरेशन में आता था, क्योंकि मैंने आपको क्वार्क्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पढ़ाई थी। तो सेकंड जनरेशन में कौन सा आता था, बेसिकली चार्म। थर्ड जनरेशन में कौन सा था, टॉप। तो यहां पर अप के साथ डाउन, चार्म के साथ स्ट्रेंज और टॉप के साथ क्या आता था, बॉटम। क्वार्क्स वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, बेसिकली 3 जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। लेप्टॉन्स कौन कौन से थे, लेप्टॉन्स में बेसिकली 3 जनरेशन थी, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स और टाउ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स और इसके साथ साथ टाउ पार्टिकल। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या था फर्स्ट जनरेशन में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और सेकंड जनरेशन में म्यूऑन्स के साथ कौन था, म्यूऑन न्यूट्रिनो, और टाउ पार्टिकल के साथ कौन था, टाउ न्यूट्रिनो। यानी कि अगर यहां पर जनरेशन वाइज देखें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, तो 6 क्वार्क्स बनते हैं और 6 लेप्टॉन्स बनते हैं। अब बात आती है गेज बोसॉन्स के बारे में, जो आपकी बुक में हिग्स बोसॉन्स वाला आर्टिकल लिखा गया ना, उसमें गेज बोसॉन्स के बारे में अच्छा खासा लिखा गया और उसके बाद हिग्स बोसॉन्स के बारे में लिखा गया है। अब गेज बोसॉन्स में कौन कौन आता है, यहां पर इसके साथ मैं एरोज लगा देता हूं ताकि आपको मालूम होता रहे कि ये सेपरेट है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। अब इस तरफ आ जाते हैं, गेज बोसॉन्स में सबसे पहले आ जाते हैं फोटॉन्स, इसके साथ साथ ग्लूऑन्स आ जाते हैं, और इसी के साथ साथ W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z बोसॉन भी आ जाते हैं, और इसी के साथ साथ ग्रेविटॉन्स। देखो बच्चों, ये जो फोटॉन्स है ना, ये बेसिकली फोर्स कैरियर हैं। यहां पर थोड़ी सी बात समझ लो, ये जितने भी थे क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, ये मैटर पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन ये जो बोसॉन्स है ना, ये बेसिकली फोर्स कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स कैरियर्स होते हैं। अब इसमें जो फोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करते हैं। देखो हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोटॉन्स हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर्स हैं। किसके कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो ग्लूऑन्स हैं ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर्स हैं। किसके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z बोसॉन्स जो हैं ये बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर्स हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसके साथ साथ ये जो ग्रेविटॉन्स हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरियर्स हैं। किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरियर्स हैं। हिग्स बोसॉन्स के बारे में हम आगे चलकर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक अभी आपके ज़हन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो बोसॉन्स हैं ये फोर्स कैरियर्स कैसे हैं। देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ले लें तो ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स है ना, ये बेसिकली फोटॉन्स के एक्सचेंज होने की वजह से होती है। देखो मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है। ये उसकी तरफ बॉल फेंकता है, वो इसकी तरफ फेंकता है।
हम कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हुई है। पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास वो फोर्स कैरियर वाला पार्टिकल भेजता है और दूसरा पहले के पास भेजता है। मान लो ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक चार्ज, यानी यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है। ये इसकी तरफ फोटॉन भेजेगा, वो इसकी तरफ फोटॉन भेजेगा, यानी ये फोटॉन एक्सचेंज करेंगे या फिर सेंड एंड रिसीव करेंगे। इस एक्सचेंजिंग फोटॉन वाले फिनोमेना को हम कहते हैं कि इन चार्ज पार्टिकल्स ने आपस में इंटरेक्ट किया है। तो कोई भी दो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली किसी भी फंडामेंटल फोर्स के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, और वो जो फंडामेंटल फोर्स है उसको बेसिकली कुछ पार्टिकल्स कैरी कर रहे होते हैं। तो जो पार्टिकल्स फंडामेंटल फोर्सेस को कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं गेज बोसॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? गेज बोसॉन्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा यही वाला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपकी बुक पर क्या लिखा गया है, उसके बाद देखेंगे गेज बोसॉन्स के बारे में, फर्दर हिग्स बोसॉन के बारे में। यहां पर फंडामेंटल पार्टिकल्स की हेडिंग लगाई है, तो क्या लिखा गया है? फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी 6 क्वार्क्स 6 लेप्टॉन्स। तो देखो 6 क्वार्क्स 1 2 3 4 5 6 क्वार्क्स 6 लेप्टॉन्स, इनको क्या माना जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स माना जाता है। और इसके साथ साथ गेज बोसॉन्स एंड हिग्स बोसॉन्स। तो गेज बोसॉन्स भी क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हिग्स बोसॉन्स भी क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। The gauge bosons acts as the carrier of the fundamental forces। तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि जो गेज बोसॉन्स हैं ये बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो बस इस फ्लो चार्ट को याद कर लो, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या करना है? इस फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखो रफ साइड पे ये वाला फ्लो चार्ट ड्रा कर लो, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आर्टिकल भी एकदम याद हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स यानी कि कैरियर्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। यहां पर अब गेज बोसॉन्स की बात करेंगे, जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा गया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखा है। लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग बोसॉन्स, यानी कि ये बोसॉन्स को एक्सचेंज करके सेंड रिसीव करके क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो कैसे टेक प्लेस होता है? व्हेन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक्सचेंज फोटॉन्स, यानी कि अगर 2 प्रोटॉन्स हैं इन्होंने आपस में बातचीत करनी है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को देखा जाएगा तो वो बाय एक्सचेंजिंग फोटॉन्स होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी है कि लेट्स से आपका एक दोस्त यहां पर प्रेजेंट है और आप यहां पर प्रेजेंट है। आप इसकी तरफ एक बॉल फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? एक बॉल फेंकते हैं। ये आपकी तरफ एक बॉल फेंकता है। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या किया? बॉल्स एक्सचेंज की हैं। तो यहां पर अब इसको एक पार्टिकल समझ लीजिए, इसको एक पार्टिकल समझ लीजिए। यहां पर इस पार्टिकल ने फोटॉन सेंड किया है, इस पार्टिकल ने भी फोटॉन सेंड किया है, और इस पार्टिकल ने जो फोटॉन सेंड किया था वो उसने रिसीव किया है, और इसने जो फोटॉन सेंड किया वो इसने रिसीव किया है। यानी दोनों के दरमियान पार्टिकल एक्सचेंज हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है ये बेसिकली फोटॉन्स के एक्सचेंज से होता है। किससे होता है? फोटॉन्स के एक्सचेंज से। यानी जब 2 पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ फोटॉन्स एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हुआ है। सिमिलरली अट्रैक्शन बिटवीन 2 क्वार्क्स इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस अकर्स व्हेन दे एक्सचेंज ग्लूऑन्स, यानी कि जो क्वार्क्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है वो बेसिकली ग्लूऑन्स के एक्सचेंज की वजह से होती है। देखो गिलू से याद रख लो, गिलू जोड़ता है, इसी तरीके से जो ग्लूऑन्स है ना ये क्वार्क्स को आपस में जोड़कर रखते हैं। क्या करते हैं? क्वार्क्स को आपस में जोड़कर रखते हैं। जो काम गिलू करता है ना, आप पेजेस के दरमियान गिलू लगाते हैं उनको जोड़ देते हैं आपस में। इसी तरीके से जो ग्लूऑन्स है ना ये क्वार्क्स को आपस में जोड़े रखते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को आपस में हेल्ड टुगेदर करके रखते हैं। देखो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये भी क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनमें भी क्वार्क्स ही प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहां पर इन क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जो कैरियर्स हैं वो कौन है? ग्लूऑन्स हैं। इन द सेम वे W पॉजिटिव, W नेगेटिव एंड Z बोसॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि ये पार्टिकल्स की आइडेंटिटी को चेंज कर देती है। जैसे बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, यानी पार्टिकल की आइडेंटिटी चेंज हुई है। तो जो फोर्स बीटा नेगेटिव डीके या फिर बीटा पॉजिटिव डीके को एग्जीक्यूट करवाती है दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर्स कौन से पार्टिकल्स हैं? वो बेसिकली W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z बोसॉन्स हैं। एंड ग्रेविटॉन्स आर कंसिडर्ड एज द कैरियर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर एक्चुअली इशू ये है
कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बाकी 3 फोर्सेज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके जो फोर्स कैरियर्स हैं इनको तो प्रॉपर्ली डिस्कवर किया गया है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक फंडामेंटल फोर्स है, इसका भी तो कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जो कैरियर्स हैं वो बेसिकली ग्रेविटॉन्स हैं। और आपने याद रखना है कि ग्रेविटॉन्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है बल्कि ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं। जस्ट साइंटिस्ट ने कहा कि जिस तरीके से बाकी फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर्स हैं इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को भी तो कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए। तो फिर उन्होंने वहां से ये कह दिया कि ग्रेविटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी करते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बेसिक कैरियर्स कौन है, यानी कि ये जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं इनको कौन कैरी करता है, कौन से पार्टिकल्स कैरी करते हैं। तो जो पार्टिकल्स फंडामेंटल फोर्सेस को कैरी करते हैं दोज आर नोन एज गेज बोसॉन्स। तो यहां से आपको समझ में आ चुका है कि गेज बोसॉन्स क्या होते हैं, गेज बोसॉन्स का रोल क्या होता है, फंडामेंटल फोर्सेस को कौन कैरी करता है, पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होती है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लेकिन इस पैराग्राफ को याद करने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप इस फ्लो चार्ट को याद कर लें। अगर आपको ये वाला फ्लो चार्ट याद हो जाएगा तो एमसीक्यूज चार्ट क्वेश्चन और ये वाले आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अभी तक हमने 3 फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं। देखो 3 फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहला फ्लो चार्ट हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले लेक्चर में पढ़ा था और दूसरा फ्लो चार्ट भी हमने वहीं पर पढ़ा था। पहले फ्लो चार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, और हमने ये कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन पार्टिकल्स फर्मियान्स और बोसॉन्स इन 2 क्लासेस में क्लासिफाई हो जाते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने स्ट्रांग इंटरेक्शन की बेस पर भी पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया था और वहां से 2 क्लासेस निकली थी, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। वो 2 फ्लो चार्ट्स थे और आज के लेक्चर में हमने 3rd फ्लो चार्ट भी स्टडी कर लिया है। तो ये वाले 3 फ्लो चार्ट्स अगर आप याद कर लें तो ये वाली जो पार्टिकल फिजिक्स है ना ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पार्टिकल फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स बहुत आसान हो जाएंगे। तो बस इन फ्लो चार्ट्स को अच्छे तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसॉन्स। देखो ये जो बोसॉन्स हैं इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, गेज बोसॉन्स और हिग्स बोसॉन्स। देखो बेसिकली तो फर्मियान्स और बोसॉन्स हैं। फर्मियान्स में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने एलिमेंट्री बोसॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो एलिमेंट्री बोसॉन्स 2 तरीके के होते हैं, गेज बोसॉन्स और इसके साथ साथ हिग्स बोसॉन्स। तो गेज बोसॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम हिग्स बोसॉन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हिग्स बोसॉन के बारे में सबसे पहले लिखा है डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसॉन्स। तो हिग्स बोसॉन्स बेसिकली 2012 में डिस्कवर हुए थे, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। अब ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ना ये बेसिकली एक एक्सेलेरेटर है, LHC एक्सेलेरेटर, जो कि सर्न में प्रेजेंट है, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है जिसमें ये प्रेजेंट है। ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सेलेरेटर है इसमें पार्टिकल्स को बहुत ही हाई स्पीड पर, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेट करवाया जाता है। और जब पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उनके दरमियान हेड ऑन कोलिजन्स होती हैं। हेड ऑन कोलिजन्स की वजह से न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो ये जो हिग्स बोसॉन्स है ना ये भी बेसिकली इसी तरीके से डिस्कवर हुए थे। पार्टिकल एक्सेलरेटर में ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर है इसमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा के आपस में कोलाइड करवाया गया था। जब कोलाइड करवाया गया था तो वहीं से हिग्स बोसॉन क्या हुए, डिस्कवर हुए। साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि हिग्स बोसॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द हिग्स फील्ड व्हिच परमिट्स ऑल ऑफ द स्पेस। देखो ये जो हिग्स फील्ड का कंसेप्ट है ना इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है बहुत ही। ये जो हमारी यूनिवर्स है कंसिडर कर लो कि इसमें जितनी भी स्पेस है ना यहां पर एक इनविजिबल सी जेली प्रेजेंट है। कौन सी जेली? हाँ वो जो कस्टर्ड पे लगाते हैं ना वो वाली जेली, वही वाली। कंसिडर कर लो, बस ऐसे कंसिडर करो कि इनविजिबल है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, एक जेली है। अब उस जेली में ना सब कुछ ये मूव कर पा रहा है। उस जेली के साथ जो इंटरेक्ट करेगा उसका मैस होगा, जो नहीं इंटरेक्ट करेगा उसका नहीं होगा। देखो उस जेली में से ऐसे कंसिडर कर लो कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही जल्दी से गुजर जाते हैं, उस जेली में इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे देखो अगर एयर में से कोई पार्टिकल गुजर जाए तो इतना फील नहीं होता कि एयर ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, लेकिन अगर हनी में आप एक छोटा सा स्टोन फेंक दो तो वो सही तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए जाता है, ऐसे लगता है कि इसका वाकई मैस है। इसी तरीके से ये जो हिग्स फील्ड है ना ये एक इनविजिबल सी जेली है जिसमें सारे पार्टिकल्स पास कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, उनका कम मैस है, जो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनका ज्यादा मैस है। तो हिग्स फील्ड बेसिकली हमें यह बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं इनका मैस कहां से आता है, हाउ पार्टिकल्स गेट मैस।
तो यहां पर रोल ऑफ हिग्स फील्ड में हमने बेसिकली यही लिखा है, द क्रूशियल रोल ऑफ द हिग्स फील्ड इज दैट इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अदर पार्टिकल्स एक्वायर मैस थ्रू देयर इंटरेक्शन विद इट। यानी बाकी पार्टिकल्स कैसे मैस एक्वायर करते हैं। पार्टिकल्स जब हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो मैस एक्वायर करते हैं। क्या एक्वायर करते हैं? मैस। यानी पार्टिकल्स का मैस बनता ही हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन की वजह से है। मैंने आपको बताया कि हिग्स फील्ड के साथ पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, जो नहीं करते ऐसे ही पास कर जाते हैं जल्दी जल्दी, उनका मैस होता ही नहीं है। यानी कि विदाउट इंटरेक्शन जो पास कर जाते हैं उनका मैस नहीं होता। लेकिन जो पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन सब पार्टिकल्स का क्या होता है? मैस होता है। जो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनका ज्यादा मैस होता है, जो कम इंटरेक्ट करते हैं उनका कम मैस होता है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही लिखा है, पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द हिग्स फील्ड गेन मोर मैस। वो पार्टिकल्स जो हिग्स फील्ड के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं उनका ज्यादा मैस होता है, सच एज कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। यानी कि ये जो W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z बोसॉन्स हैं, जब ये हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनका मैस ज्यादा हो जाता है। ये बेस्ट एग्जांपल है सबसे। पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड। लेकिन ये जो फोटॉन्स हैं ये हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अब आपने पढ़ रखा है कि फोटॉन का मैस क्या होता है? जीरो होता है। देखो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फोटॉन का मैस जीरो होता है। तो बेसिकली फोटॉन का मैस जीरो होने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि फोटॉन हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो जो भी पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा उसका मैस नहीं होगा, क्योंकि हिग्स फील्ड में हमने क्या पढ़ा है कि बेसिकली हिग्स फील्ड एक इनविजिबल जेली की तरह है। जो भी पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा वो मैस एक्वायर करेगा, जो नहीं इंटरेक्ट करेगा उसका मैस नहीं होगा। तो जो पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनका मैस होता है, जो नहीं इंटरेक्ट करते हैं उनका मैस नहीं होता। जो कम इंटरेक्ट करते हैं उनका मैस कम होता है, जो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनका मैस ज्यादा होता है। तो फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। जब नहीं करता तो इसका रेस्ट मैस क्या होता है? जीरो होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा फोटॉन का रेस्ट मैस कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? देखिए ना सर, क्योंकि जो फोटॉन है ना ये हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये वाला अगर आप आंसर दे देंगे तो 2 नंबर वहीं पर मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछिए जाए कि फोटॉन का रेस्ट मैस जीरो क्यों होता है, या फिर फोटॉन का रेस्ट मैस कितना है, फोटॉन का रेस्ट मैस जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो बस इतना ही आंसर है। अगर इतना लिख दोगे तो 2 मार्क्स आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अब देखते हैं मैस एंड डीके ऑफ हिग्स बोसॉन्स, यानी हिग्स बोसॉन्स का मैस कितना होता है और ये डीके कैसे होते हैं। देखो हमने कुछ पार्टिकल्स पढ़ रखे हैं, लेप्टॉन्स की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेप्टॉन्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का जो रेस्ट मैस है वो कितना आता है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इतना ही आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देखो अगर पार्टिकल्स की दुनिया में हम बात करें, मैं थोड़ी एनालॉजी से समझाऊंगा आपको। मान लो कि लाइट पार्टिकल्स जो है ना, लाइट पार्टिकल्स ग्रेप्स की तरह हैं। क्या मान लो? लाइट पार्टिकल्स ग्रेप्स की तरह हैं। एक एनालॉजी से समझाने जा रहा हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। लाइट पार्टिकल्स ग्रेप्स की तरह हैं, जो थोड़े से हैवी पार्टिकल हैं, जो थोड़े से हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स मान लो वो एप्पल्स की तरह हैं, एप्पल्स की तरह हैं। और जो हैवियर पार्टिकल हैं, वेरी हैवी पार्टिकल्स, इस तरह कर लो, वेरी हैवी पार्टिकल्स कंसिडर कर लो कि वो वाटरमेलन की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? वाटरमेलन की तरह। एक एनालॉजी से समझाने जा रहा हूं। देखो 3 फ्रूट्स कंसिडर करो, ग्रेप्स, इसके साथ साथ एप्पल और वाटरमेलन। जिस तरह इन तीनों फ्रूट्स में वाटरमेलन की हैसियत है ना, यानी यहां पर अगर आपके सामने एक ग्रेप प्रेजेंट हो, इसके साथ साथ आपके सामने एक एप्पल प्रेजेंट हो, एक वाटरमेलन प्रेजेंट हो, तो आप आसानी से उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये जो ग्रेप है ना ये छोटा सा होता है, जो एप्पल है वो थोड़ा बड़ा होता है, वाटरमेलन उससे बड़ा होता है। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स की दुनिया में जो हिग्स बोसॉन्स हैं उनकी हैसियत वाटरमेलन की तरह की होती है। यानी पार्टिकल्स की दुनिया में हिग्स बोसॉन्स का मैस बाकी पार्टिकल्स की बनिस्बत अच्छा खासा होता है, यानी कि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरीके से ग्रेप्स, एप्पल्स और वाटरमेलन में वाटरमेलन की हैसियत है, इसी तरीके से पार्टिकल्स की दुनिया में हिग्स बोसॉन्स है। तो हिग्स बोसॉन्स इज ए मैस ऑफ अराउंड 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखो मेगा की बात ही नहीं रही, गीगा पे पहुंच के हैं। तो देखो ये जो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ये बेसिकली किसका यूनिट है? यहां पर मैं लिख देता हूं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो हमने आइंस्टाइन सर की इक्वेशन पढ़ रखी है, क्या इक्वेशन थी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यही पढ़ रखी है, m इज इक्वल टू ई अवर सी स्क्वायर। यहां पर ये जो एनर्जी है इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो अगर हम एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो इनकी एनर्जी तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखते हैं। तो यहां पर भी हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। तो अगर एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके साथ मैं एक प्रीफिक्स लगा देता हूं गीगा या फिर मेगा, तो फिर भी एनर्जी का यूनिट रहेगा। इसका मतलब कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। तो अगर मैं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मैस। यानी कि बेसिकली ये जो 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर है, यहां पर मैं सी स्क्वायर लिख देता हूं, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर है, इट इज बेसिकली मैस। हम जो जर्नल पढ़ते रहे लेप्टॉन्स के केस में 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन जो है ये बेस्ट नोन लेप्टॉन है, इसका इतना कम मैस था। लेकिन अगर हिग्स बोसॉन्स की बात करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा मैस है, 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। तो यहां तक आपने देख लिया कि हिग्स बोसॉन्स का मैस कितना होता है और पार्टिकल्स की दुनिया में आपने इसको कैसे सोचना है। अगर पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करते जाएंगे तो हिग्स बोसॉन्स आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे आपको ग्रेप्स, एप्पल्स और वाटरमेलन में वाटरमेलन दिखाई देता है। एंड डिके रैपिडली इनटू अदर पार्टिकल्स। देखो क्योंकि हिग्स बोसॉन्स का मैस बहुत ज्यादा है, जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं। हिग्स बोसॉन्स भी क्योंकि हैवी पार्टिकल्स हैं तो ये जल्दी से अदर पार्टिकल्स यानी दूसरे पार्टिकल्स में डिके हो जाते हैं। तो ये जो पिंक कलर वाला था ये सारे का सारा रफ वर्क था, बाकी सारे आपके नीट नोट्स हैं। नेक्स्ट है की फैक्ट्स अबाउट दी हिग्स बोसॉन्स। हिग्स बोसॉन्स के कुछ की फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। 2 की फैक्ट्स आपकी बुक में लिखे गए हैं तो उन्हीं को पढ़ेंगे। द हिग्स बोसॉन गेट्स इट मैस फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद इट्स एसोसिएटेड हिग्स फील्ड्स। वैसे एक और क्वेश्चन भी है कि हिग्स बोसॉन को हिग्स बोसॉन क्यों कहते हैं? बेसिकली हिग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बोसॉन को डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको हिग्स बोसॉन कहते हैं। तो ये जो हिग्स बोसॉन है बेसिकली ये क्या है? मैस गिवर है, क्योंकि जो हिग्स फील्ड है इसकी वजह से पार्टिकल्स मैस एक्वायर करते हैं। तो इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि हिग्स बोसॉन बेसिकली मैस गिवर हैं, क्योंकि जब पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो मैस एक्वायर करते हैं। ये जो सेंटेंस है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। हिग्स बोसॉन्स एक ऐसी अजीब चीज है जो कि मैस एक्वायर करते हैं अपनी ही फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके। देखो हिग्स बोसॉन्स की एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं हिग्स फील्ड। तो एक हिग्स बोसॉन अपनी ही फील्ड में इंटरेक्ट करके अपना मैस एक्वायर करता है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे उनका मैस होगा, जो नहीं इंटरेक्ट करेंगे उनका मैस नहीं होगा। जो कम इंटरेक्ट करेंगे उनका कम मैस होगा, जो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उनका ज्यादा मैस होगा। क्योंकि फोटॉन हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता तो उसका मैस नहीं होता। जब हिग्स बोसॉन्स का मैस है तो इसका मतलब यह है कि हिग्स बोसॉन्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो हिग्स बोसॉन है ये बेसिकली अपनी ही फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मैस एक्वायर करता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि कोई पार्टिकल अपनी ही फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मैस एक्वायर कर ले, बट ये इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसी वजह से आपकी बुक में इसको एक की फैक्ट के तौर पर लिखा गया है कि जो हिग्स बोसॉन है ये अपनी ही फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मैस एक्वायर करता है, जो इसके साथ एसोसिएटेड हिग्स फील्ड होती है। It can act as a unique portal to find the conditions of the universe shortly after the Big Bang and possible signs of dark matter due to its distinctive characteristics and nature। देखो डार्क मैटर के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो सुन ही रखा होगा। वैसे तो ये हायर फिजिक्स का आर्टिकल है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। डार्क मैटर जो है ना ये बेसिकली इनविजिबल मैटर है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये जो गैलेक्सीज हैं इन पर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो हिग्स बोसॉन्स हैं ये ऐसे यूनिक पोर्टल हैं, ऐसे गेटवेज हैं जिनके जरिए हम डार्क मैटर को स्टडी कर सकते हैं। यानी हिग्स बोसॉन्स की डिस्कवरी की वजह से उनको डार्क मैटर के साइन मिले। इसी वजह से हमने लिखा है कि जो हिग्स बोसॉन है ये एक यूनिक पोर्टल है जिसके जरिए हम डार्क मैटर को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। यानी कि ये हमें कुछ पॉसिबल साइन जैसे प्रोवाइड करता है डार्क मैटर के, जिनके जरिए हम डार्क मैटर को स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक था हिग्स बोसॉन वाला आर्टिकल। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 12.8 की तरफ, दैट इज कंजर्वेशन लॉज। तो देखो बच्चों जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनमें लॉज होल्ड करते हैं कंजर्वेशन वाले। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनमें
टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मास कंजर्व रहता है। तो यहां पर बेसिकली हम इन्हीं कंजर्वेशन लॉस की बात करने जा रहे हैं कि हमने कौन कौन से लॉस पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, और इसके साथ साथ न्यूक्लियन नंबर और चार्ज नंबर, यानी कि चार्ज नंबर और न्यूक्लियन नंबर दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। जैसे हम पहले कुछ रिएक्शंस पढ़ते रहे हैं अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके में, उनमें मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें दोनों साइड्स पर चार्ज नंबर भी बराबर होना चाहिए और मास नंबर भी। अगर चार्ज नंबर और मास नंबर बराबर ना हो तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई रिएक्शन में मिस्टेक होती है। तो हमेशा हर न्यूक्लियर रिएक्शन में दोनों तरफ, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद, चार्ज नंबर, मास नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर बराबर होते हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। इसके साथ साथ बारियन नंबर भी कंजर्व रहता है और लेप्टॉन नंबर भी। देखो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बीटा नेगेटिव डीके पढ़ रखा है जिसमें एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, साथ में बीटा पार्टिकल एमिट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी होती है, और इसी के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। यहां पर ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास नंबर कितना होता है, 1, चार्ज नंबर 0, प्रोटॉन का मास नंबर 1, चार्ज नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर -1 और मास नंबर 0। यहां पर जरा ऐड करके चेक करिए, इधर 1 है तो इधर 1 + 0 1, यानी कि इस केस में मास नंबर कंजर्व्ड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, कंजर्व्ड है। तो यहां से एक लास्ट समझ में आ गया। चार्ज नंबर भी कंजर्व्ड है, इधर 0, 1 - 1, इधर भी 0, यानी कि चार्ज नंबर भी क्या रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है, रिएक्शन के साइड पर भी और उस साइड पर भी। और हर रिएक्शन में बारियन नंबर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बराबर होता है। अब ये जो बारियन नंबर है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए 1 होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो बारियंस में कौन आते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिए क्या होता है, बारियन नंबर +1, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। देखो यहां पर एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इनके लिए बारियन नंबर क्या होता है, -1। लेप्टॉन्स और बुजान्स के लिए, लेप्टॉन्स और बुजान्स के लिए जो बारियन नंबर है वो 0 होता है। यहां पर देखो इधर न्यूट्रॉन था तो इधर बारियन नंबर कितना हो गया, +1। इधर आइए, प्रोटॉन, प्रोटॉन का बारियन नंबर कितना है, +1। और जो बीटा पार्टिकल है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की तरह का होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है, +0। और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो भी बेसिकली लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका भी बारियन नंबर कितना होगा, 0। तो इधर भी बारियन नंबर 1, इधर भी बारियन नंबर 1, यानी कि हर रिएक्शन में बारियन नंबर भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बारियंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले लेक्चर में, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ाई थी। अब चलते हैं लेप्टॉन्स की तरफ। लेप्टॉन्स में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, म्यूऑन्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ न्यूट्रिनोज आ जाते हैं और टो पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब यहां पर लेप्टॉन नंबर की फिर बात कर लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इनका लेप्टॉन नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर 1 होता है, L = +1। पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर -1 होता है, और एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, लेप्टॉन नंबर कितना होता है, -1। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनका लेप्टॉन नंबर 0 होता है। तो यहां पर जरा लेप्टॉन नंबर्स लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 0, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल, तो इसका +1 होगा। एंटी न्यूट्रिनो का कितना है, -1। तो देखिए रिएक्शन के इस साइड पर 0, इस साइड पर कितना है, 0 + 1 -1, इधर भी 0 हो जाएगा, तो 0 = 0, यानी कि यहां पर बेसिकली ये जो लेप्टॉन नंबर है ये भी कंजर्व रह रहा है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर यहां पर न्यूट्रिनो क्यों नहीं आया, बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो क्यों आया है। तो एंटी न्यूट्रिनो बेसिकली लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए आया है। देखो हमने बीटा पॉजिटिव डीके में पढ़ा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है और एक न्यूट्रिनो, प्रोटॉन 1 1 और न्यूट्रॉन 1 0। ये जो पॉजिट्रॉन है +1 चार्ज, 0 मास नंबर और साथ में एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। यहां पर अब न्यूट्रिनो होता है, यहां पर एंटी न्यूट्रिनो होता है। बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पॉजिटिव डीके में न्यूट्रिनो, क्योंकि यहां पर देखो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर 0, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर 0, पॉजिट्रॉन का कितना है, पॉजिट्रॉन -1 और इसके साथ साथ न्यूट्रिनो कितना है, +1। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन नंबर को बैलेंस करने के लिए बीटा पॉजिटिव डीके में ये वाला एमिट होता है, यानी कि न्यूट्रिनो, और बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है।
बीटा डीके मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है रेडियो एक्टिव डीके वाले लेक्चर में, लेकिन क्योंकि वहां पर लेप्टॉन नंबर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, स्टूडेंट्स ने लेप्टॉन नंबर्स को पढ़ा हुआ नहीं होता, तो लेप्टॉन नंबर क्योंकि यहां पर आता है तो यहां पर मैंने आपको लेप्टॉन नंबर के बारे में बता दिया है कि लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए बीटा पॉजिटिव डीके में न्यूट्रिनो एमिट होता है और बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी भी न्यूक्लियर डीके वाले रिएक्शन में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, चार्ज भी कंजर्व रहेगा, इसके साथ साथ न्यूक्लियन नंबर भी कंजर्व रहेगा, चार्ज नंबर भी कंजर्व रहेगा, बारियन नंबर भी कंजर्व रहेगा और लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व रहेगा। बस इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, ये क्योंकि पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 12.9, द एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। एसिमेट्री का मतलब है अनइक्वल, यानी कि जो बराबर नहीं है। एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, यानी मैटर और एंटी मैटर आपस में बराबर नहीं है, मैटर ज्यादा है, एंटी मैटर कम है। देखो साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये जो यूनिवर्स है ये मैक्सिमम मैटर से बनी हुई है, एंटी मैटर बहुत ही रेयर है। अक्सर क्वेश्चन होता है कि क्या एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है, तो देखो ये जो यूनिवर्स है ना इसमें मैक्सिमम मैटर है, एंटी मैटर बहुत ही रेयर है, यानी कि ना होने के बराबर है। तो यही जो इम्बैलेंस बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर है ना, इसको हम कहते हैं एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। क्योंकि मैटर ज्यादा है, एंटी मैटर कम है, रेयर है, ना होने के बराबर है, तो इसका मतलब कि मैटर और एंटी मैटर में इम्बैलेंस है, मैटर ज्यादा एंटी मैटर बहुत कम। तो यही जो इम्बैलेंस बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर है ना, इसको हम कहते हैं एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एसिमेट्री, यानी कि ये इम्बैलेंस क्यों है, ऐसा क्यों है कि मैटर ज्यादा क्यों है और एंटी मैटर कम क्यों है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये प्रूव हुआ है कि मैटर ज्यादा है और एंटी मैटर क्या है, कम है। नंबरस ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट देयर एग्जिस्ट ए क्लियर एसिमेट्री बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर, यानी मैटर और एंटी मैटर में क्लियर एसिमेट्री है, मैटर काफी ज्यादा है, एंटी मैटर उसके मुकाबले में बहुत बहुत कम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ आवर यूनिवर्स, और ये एक रिमार्केबल फीचर है हमारे यूनिवर्स का कि हमारी यूनिवर्स सारी की सारी मैक्सिमम मैटर से बनी हुई है और एंटी मैटर बहुत ही कम है। आपको मालूम है कि मैटर और एंटी मैटर जब मिलते हैं तो एनाइहिलेट हो जाते हैं एनर्जी में, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनर्जी बन जाते हैं। तो यहां पर अब हम मैटर और एंटी मैटर के दरमियान एसिमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ऑलरेडी मैं मैटर और एंटी मैटर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये एक प्रॉपर आर्टिकल है, उसमें हमने पेयर प्रोडक्शन और एनाइहिलेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स देखते हैं कि हमारी ये जो यूनिवर्स है इसमें क्या प्रेजेंट है, यानी कि यूनिवर्स बेसिकली बनी हुई किस चीज से है। अभी तक हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्स की कंपोजिशन क्या है। जैसे हम पहले डिफरेंट थिंग्स की कंपोजिशन पढ़ते आए हैं ना, अब हम इस यूनिवर्स की कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं कि ये यूनिवर्स बेसिकली किस किस चीज से कंपोज्ड है, यानी किन किन चीजों के मिलने से बनी है, या फिर इस यूनिवर्स में मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो साइंटिस्ट का मानना यह है कि अगर हम इस यूनिवर्स को मैटर के टाइप से डिस्क्राइब करें तो कुछ इस तरीके से बनता है कि इस यूनिवर्स में ऑर्डिनरी मैटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑर्डिनरी मैटर, यानी कि ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वही सारी कहानी है जो कि हम पढ़ चुके हैं। यानी हमारे यूनिवर्स में कुछ ऑर्डिनरी मैटर प्रेजेंट है, कुछ डार्क मैटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कुछ डार्क मैटर प्रेजेंट है, और इसी के साथ साथ कुछ हमारी यूनिवर्स में डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है। अभी जो ऑर्डिनरी मैटर है ना, इसमें से 71%, नियरली 71% हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्या है? हाइड्रोजन एटम्स। और इसमें 24% हीलियम एटम्स प्रेजेंट है। 24% क्या प्रेजेंट है? हीलियम एटम्स। और इसके साथ साथ 5%, ऑलमोस्ट 5% हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन वगैरह प्रेजेंट है। कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन वगैरह ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो यूनिवर्स है, अगर हम इसको मैटर के टाइप से डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में ऑर्डिनरी मैटर भी प्रेजेंट है, डार्क मैटर भी प्रेजेंट है और डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है। और ये जो ऑर्डिनरी मैटर है इसमें से 71% हाइड्रोजन एटम्स हैं, 24%
हीलियम एटम्स हैं और 5% बाकी हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो आपकी बुक में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ए नंबर ऑफ हाइपोथेसिस एग्जिस्ट which show that the universe consists almost entirely of matter rather than antimatter। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारी यूनिवर्स ऑलमोस्ट एंटायरली मैटर से बनी है, एंटीमैटर बहुत ही कम है, मैटर के मुकाबले में एंटीमैटर बहुत कम है, जिसकी वजह से हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटीमैटर। यही दोनों अनइक्वल है, मैटर बहुत ज्यादा है, एंटीमैटर बहुत कम है। फॉर एग्जांपल द यूनिवर्स इज अज्यूम्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ 5% ऑर्डिनरी मैटर, 71% हाइड्रोजन एटम्स, 24% हीलियम एटम्स। अब यहां पर आपके ज़हन में आ रहा होगा सर हाइड्रोजन एटम्स और हीलियम एटम्स भी तो ऑर्डिनरी मैटर में आते हैं, फिर इनको सेपरेटली क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, इस वजह से हम इनको सेपरेट लिख लेते हैं, यानी कि 71% हाइड्रोजन एटम्स हैं, 24% हीलियम एटम्स हैं और बाकी मैटर 5% है। इसमें हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन के बारे में आपको मालूम है कि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि जो हीलियम है इसमें 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं He हीलियम 24, इसका मास नंबर 4 होता है, इसका जो चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर है वो 2 है, यानी कि Z किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो हमने पढ़ रखा है N इज इक्वल टू A माइनस Z। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो A कितना है? 4 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 है। जब प्रोटॉन्स 2 है तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। इसका मतलब हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि यूनिवर्स की कंपोजिशन किस तरीके से है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटी हाइड्रोजन, एंटी हाइड्रोजन एटम नहीं है, ना ही एंटी हीलियम एटम है। देखो वैसे तो एंटी मैटर है, हो सकता है हाइड्रोजन का एंटी हाइड्रोजन एटम, लेकिन जो हमारी यूनिवर्स है वो एंटी हाइड्रोजन एंटी हीलियम से मिलकर नहीं बनी, बल्कि वो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम से मिलकर ही बनी हुई है, एंटी हाइड्रोजन एंटी हीलियम एटम से मिलकर नहीं बनी हुई। यानी हमारी यूनिवर्स की कंपोजिशन में एंटी मैटर बहुत 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 कम है, मैटर ही सबसे ज्यादा है। इसी को कहते हैं एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। अब यहां पर आपके बुक में ये जो कंपोजिशन लिखी गई है ना, इसको काफी मिक्स करके लिखा गया है। यहां पर हम थोड़ी सी सेपरेट करके भी लिख लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं। अगर हम यूनिवर्स में डार्क मैटर, इसके साथ साथ डार्क एनर्जी और ऑर्डिनरी मैटर को परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो कितना कितना होगा? यहां पर ऑलमोस्ट 5% ऑर्डिनरी मैटर है। 5% क्या है? ऑर्डिनरी मैटर है। 5% ऑर्डिनरी मैटर है, 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। 68% क्या है? डार्क एनर्जी। डार्क मैटर के बारे में आपको बता चुका हूं, इसी तरीके से डार्क एनर्जी भी होती है। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को तो एक साइड पे कर दें। बेसिकली 5% ऑर्डिनरी मैटर है जो कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अभी जो 5% ऑर्डिनरी मैटर है इसमें फर्दर 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम और इसके साथ साथ 1% हैवियर एलिमेंट्स। 1% क्या है? हैवियर एलिमेंट्स है। जो साइंटिस्ट ने रिसेंट रिसर्चेस की हैं उनके मुताबिक तो ये कुछ इस तरीके से है, यानी 5% ऑर्डिनरी मैटर, 27% डार्क मैटर, 68% डार्क एनर्जी, 75% हाइड्रोजन है इस ऑर्डिनरी मैटर में, 24% क्या है? हीलियम है और इसके साथ साथ 1% हैवियर एलिमेंट्स है। तो यहां तक ये है रिसेंट रिसर्च, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि इस तरीके से लिखा गया कुछ मिक्स करके, तो आप यही वाला लिख लीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से है। तो यहां पर ये जस्ट रफ फर्क था आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉज ऑफ मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री, यानी जो मैटर और एंटी मैटर के दरमियान एसिमेट्री है इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि मैटर और एंटी मैटर अनइक्वल है, इनके दरमियान इम्बैलेंस क्यों है, इनके दरमियान एसिमेट्री क्यों है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। देखो साइंटिस्ट का मानना यह है कि अर्ली यूनिवर्स की जो फिजिक्स है ना वो ये सजेस्ट करती है कि बरयान नंबर वायोलेट हुआ है, यानी कि बरयान ज्यादा थे, एंटी बरयान्स कम थे, तो ये वायोलेट हो गया। जो फिजिक्स के लॉज है ना, पार्टिकल फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो फेवर करते हैं मैटर को, ना कि एंटी मैटर को। तो साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो अर्ली यूनिवर्स की फिजिक्स है वो ये सजेस्ट करती है कि जो बरयान्स हैं वो ज्यादा है, एंटी बरयान्स कम है, यानी कि इनके दरमियान इम्बैलेंस है। ये जो बरयान नंबर है इसकी वायोलेशन हुई है, तो इसी वायोलेशन की वजह से
यहां पर मैटर और एंटी मैटर एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यही लिखा है मीनिंग देयर एग्जिस्ट एन इम्बैलेंस बिटवीन बारियंस एंड एंटी बारियंस, बारियंस ज्यादा है एंटी बारियंस कम है। इफ पार्टिकल एंटी पार्टिकल सिमेट्री इज आल्सो वायोलेटेड then there will be a mechanism for producing more quarks than antiquarks and more leptons than antileptons and eventually more matter than antimatter। देखो जब ज्यादा मैटर होगा एंटी मैटर से तो लाजमी तौर पर बारियंस ज्यादा होंगी एंटी बारियंस कम होंगे, क्वार्क्स ज्यादा होंगे एंटी क्वार्क्स कम होंगे, इसी के साथ साथ लेप्टॉन ज्यादा होंगे एंटी लेप्टॉन्स कम होंगे। क्योंकि जो एटम है इसमें न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, यानी कि ऑर्बिट से मूव कर रहे होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब एटम के मुकाबले में जो एंटी एटम है वो क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस में एंटी प्रोटॉन्स होंगे, एंटी न्यूट्रॉन्स होंगे, बाहर एंटी इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो यहां पर ये जो एंटी मैटर या फिर एंटी एटम या फिर एंटी पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली पार्टिकल्स या फिर मैटर या फिर एटम से बहुत कम है, यानी एंटी एंटी वाला सब कुछ बहुत कम है और ये जर्नल है ये ज्यादा है, यानी कि मैटर ज्यादा है एंटी मैटर रेयर है, एंटी मैटर बहुत कम है। Hence, it is concluded that the problem of asymmetry between matter and antimatter is still a mystery। तो यहां से मालूम ये होता है कि जो मैटर और एंटीमैटर की कहानी है, यानी इनकी जो एसिमेट्री है, मैटर और एंटीमैटर में जो इम्बैलेंस है, इनमें जो एसिमेट्री है, ये स्टिल एक फिजिक्स की मिस्ट्री है। इसको सही तरीके से अभी तक समझा नहीं जा सका कि ऐसा क्यों है कि मैटर ज्यादा है एंटीमैटर कम है। क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में तो हम पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है, एक पॉजिट्रॉन भी, जितना मैटर है इतना एंटीमैटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर यूनिवर्स में ऐसा क्यों है कि मैटर ज्यादा है एंटीमैटर कम है, तो ये स्टिल एक मिस्ट्री है। तो फाइनली आज का लेक्चर यहां तक कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स डिस्कस किए जैसे कि हिग्स बोसॉन्स, कंजर्वेशन लॉज और इसके साथ साथ एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटीमैटर इन द यूनिवर्स। तो ये आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये जो हिग्स बोसॉन्स वाला आर्टिकल है और इसके साथ साथ एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटीमैटर इन द यूनिवर्स वाला आर्टिकल है, इन दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है और सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको जितनी भी हेडिंग्स बनवाई हैं, आपने इन तमाम हेडिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है, इनमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।